बैक पेन, नेक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, नर्व पेन, हेडेक्स, कैंसर पेन। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा एक लंबा दर्द है जो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है? आप उसे महीनों सालों से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपने ली दवाइयाँ, आपने कराए स्कैन्स, आपने कराई फिजियोथेरेपी, बहुत सारे स्पेशलिस्ट को दिखाया, बट अभी भी ये दर्द है, ये आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में आकर के स्टक हो जाते हैं, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसा इसलिए है बहुत बार क्योंकि आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। हो सकता है ये पेन इतना सिवियर ना हो कि इसकी सर्जरी की ज़रूरत हो, या ये कंडीशन उतनी सिवियर ना हो कि सर्जरी की ज़रूरत हो, लेकिन ये इतना माइल्ड भी नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को नॉर्मली जी पाएँ। आप एक पेन किलर नहीं ढूंढ रहे हैं, एक नया टेम्परेरी फिक्स नहीं ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं एक तरीका जिससे आप अपनी खोई हुई जिंदगी वापस ले पाए। ऐसी ही सिचुएशन में बहुत सारे लोग पहली बार ये नाम सुनते हैं जो कई बार लोगों को डरावनी लगता है। ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। आसान भाषा में इसको बहुत बार नस को जलाना भी कहा जाता है। ये सुनते ही बहुत सारे सवाल दिमाग में आने लगते हैं कि आखिर कोई एक नस को जलाना क्यों चाहेगा? इज इट डेंजरस? क्या इससे कोई परमानेंट सुनपना या कमजोरी आ सकती है? और ऐसा कैसे है कि एक ही ट्रीटमेंट इतनी सारी कंडीशंस में मदद कर सकता है? अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड डाइव डीप टू अंडरस्टैंड व्हाट रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन इज। सो शुरुआत करते हैं कि बहुत सारे लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि दर्द और डैमेज एक चीज नहीं है। हम अपने क्लिनिक में ऐसा बहुत देखते हैं, रोजमर्रा में देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उनके स्कैन्स देखो या इन्वेस्टिगेशन देखो तो लगता है कि भाई ये तो बहुत खराब हालत में है, लेकिन मरीज बहुत बेहतर होता है। और उल्टा भी देखने को मिलता है कि स्कैन्स और इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल आ रहा है, लेकिन मरीज की जिंदगी बिल्कुल रुकी हुई है और वो हर रोज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? क्योंकि पेन इज ऑल्सो अबाउट द सिग्नल्स दैट आर बीइंग सेंट फ्रॉम द जॉइंट। तो एक दर्द का सिग्नल जहां पे डैमेज है वहां से निकलता है, उस सिग्नल को हम प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, उसको हम रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं हमारे पेन के एक्सपीरियंस में। आसान भाषा में समझाता हूँ। एक गाड़ी का पार्किंग सेंसर आप सब लोगों ने देखा होगा। जब हम गाड़ी रिवर्स करते हैं तो अगर कोई चीज़ पीछे होती है तो वो बीप बीप करके हमें बताता है, और ये उसका काम है, एक वार्निंग देना एक प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन अब इमेजिन करिए कि वो सेंसर खराब हो गया, वो हर समय बीप 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 करे जा रहा है, पीछे कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई डेंजर नहीं है, और अगर वो बार बार ऐसे बीप बीप करता रहे तो एक्चुअली वो जो वार्निंग सिग्नल है वही एक प्रॉब्लम बन जाता है कि भाई इतना डिस्ट्रैक्टिंग हो गया, इतना अनोइंग हो गया है। ऐसा ही बहुत बार लंबे रहने वाले दर्द में होता है। हमें पता है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं घुटने के आर्थराइटिस का, हमें पता है वहां पे आर्थराइटिस है, हमें पता है वहां पे वेयर एंड टेयर है, कोई डेंजरस बात नहीं है, लेकिन वहां से जो दर्द का सिग्नल जो नसें लेकर के जा रहे हैं और जिस तरीके से हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, वो इतना मैग्नीफाई हो जाता है, इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि मरीज मुझे आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब मुझे पता है मेरे घुटने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता है ये डेंजरस नहीं है, मैं बस ये चाहता हूं कि मेरा दर्द कम हो जाए और मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ पाऊं। ऐसा ही सवाल जब रिसर्चर से पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसका जवाब निकालने में उन लोगों ने सोचा कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम इस आर्थराइटिस को रिवर्स ना कर पाए या इस घुटने को बदल ना पाए या इस नस के डैमेज को रिपेयर ना कर पाए, लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो पेन का सिग्नल जा रहा है इसको कम कर दें, इसकी वॉल्यूम डाउन कर दें या इसको बंद कर दें। ऐसे ही सवाल जब रिसर्चर्स के दिमाग में उठे तो उसी से जन्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन जैसी ट्रीटमेंट्स का। तो अब हम बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन क्या है। तो जैसा मैंने पहले भी बोला, नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और जब ये बोलो कि नस को जलाना तो ये तो बहुत डेंजरस और डरावना भी लगता है, बट एक्चुअली ये ट्रीटमेंट इससे बहुत ज़्यादा सिंपल है। इट इज़ मोर सिंपलर देन मोस्ट पीपल कैन इमेजिन। हम ये पहले अपने वीडियोस में बात कर चुके हैं कि बहुत अलग अलग तरह की नसें होती है। कुछ का काम होता है मांसपेशियों को कंट्रोल करना, कुछ का काम होता है सेंसेशन को या पेन को ट्रांसमिट करना ब्रेन तक, ताकि हम ये समझ पाएं कि उस शरीर के हिस्से में क्या हो रहा है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट में हम एक कंट्रोल्ड एनर्जी को एक सिलेक्टेड नस के ऊपर डिलीवर करते हैं, ताकि उसकी जो पेन के सिग्नल को भेजने की एबिलिटी है उसमें कमी आए, यानी कि या तो वो सिग्नल बंद हो जाए या वो सिग्नल इतना कम हो जाए कि हमें जो दर्द महसूस हो रहा है उसमें सिग्निफिकेंट रिलीफ मिले। और जिन नसों पे हम काम करते हैं ज़्यादातर ये आपकी मूवमेंट या मांसपेशियों को कंट्रोल नहीं करती है, इनको हम सिलेक्टिवली आइडेंटिफाई करते हैं और टारगेट करते हैं। सो इससे आपकी जो वॉकिंग एबिलिटी है, जो काम करने की क्षमता है, ज़्यादातर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब अगला सवाल उठता है कि ये किन कंडीशंस में हमारी मदद कर सकता है। एंड यहीं पे लोग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि इतनी सारी वाइड टाइप्स ऑफ कंडीशन है जिसमें ये काम कर सकता है, क्योंकि हम एक बॉडी के पार्ट को ट्रीट नहीं कर रहे हैं,
हम एक नर्व को ट्रीट कर रहे हैं, हम एक पेन के पाथवे को ट्रीट कर रहे हैं, और वही सेम प्रिंसिपल हम डिफरेंट जगह पे लगा करके डिफरेंट कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं, उससे उठने वाले दर्द को कम कर सकते हैं। हमने इनके बारे में पहले ही बात कर ली, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे वो नेक पेन हो, चाहे वो कमर के जोड़ों से उठने वाला दर्द हो, चाहे वो आपके पेल्विस में सेक्रोइलियाक जॉइंट से उठ रहा पेन हो, चाहे वो कंधे का आर्थराइटिस हो या घुटने का, चाहे वो नसों की प्रॉब्लम हो जैसे कि ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, या एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो जो कैंसर जैसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। बट थोड़ी सी यहाँ पे एक लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाती है, वो सोचते हैं कि अगर मुझे इनमें से कोई भी कंडीशन है तो सब लोगों का ये ट्रीटमेंट हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। रेडियो फ्रीक्वेंसी किसके लिए की जा सकती है, किस कंडीशन में की जा सकती है, दैट सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड इट मैटर्स। द की इज कि हम सही तरीके से ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये दर्द आखिर उठ रहा कहां से है, सही पेन पाथवे को आइडेंटिफाई कर पाएं, क्योंकि अगर हम रॉन्ग टारगेट सिलेक्ट करेंगे तो ट्रीटमेंट इज अनलाइकली टू हेल्प। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स बिफोर द प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड, कि हम सही टारगेट को आइडेंटिफाई करें और उस पर फिर ट्रीटमेंट करें। एक और चीज, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट एक ही प्रकार की होती है, तो ये भी एक अहम बात है जिसे समझना जरूरी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स होती हैं, और ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंटली काम करती हैं। जो ट्रेडिशनल रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें हम हायर टेम्परेचर्स तक हीट करते हैं नीडल को, और उसका एम ये रहता है कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग इंटरप्शन क्रिएट करें, ये जो पेन का सिग्नल जा रहा है, ये जो पाथवे है उसके अंदर, ताकि आपको लंबा रिलीफ मिले। ऐसी ही एक और ट्रीटमेंट है जिसे हम पल्स्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसमें हम लोअर टेम्परेचर यूज करते हैं, और इस ट्रीटमेंट का एम ये रहता है कि जो नसें हैं उनको थोड़ा काम करें, उनके अंदर जो सिग्नल जा रहे हैं चाहे वो पूरी तरह बंद ना हो लेकिन वो मॉडिफाई हो जाए ताकि हमें तंग ना करें। एक और नाम जो कभी कभी आपको सुनने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं कूल रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें वो जो नस है उसकी प्रिसाइज लोकेशन नहीं पता है और हम एक बड़े एरिया को टारगेट करना चाह रहे हैं ताकि वो नस जहाँ पे भी हो उसकी ट्रीटमेंट हो जाए और हमें पेन में रिलीफ मिले। तो डिफरेंट पेन कंडीशंस में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज चाहिए होंगी, तो इसीलिए राइट टेक्निक को भी आइडेंटिफाई करना उतना ही जरूरी है जितना कि राइट टारगेट को करना है। तो अगला सवाल यह है कि आपको कैसा पता चलेगा आपको दर्द है लंबा कि क्या ये ट्रीटमेंट आपके लिए है या नहीं। तो इसका जवाब हम कुछ तो पहले ही बात कर चुके हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आपका सोर्स ऑफ पेन आइडेंटिफाई कर पाए हैं। दूसरी चीज, क्या उस सोर्स से एक नस ऐसी दर्द लेके जा रही है जिसे हम टारगेट सिलेक्टिवली कर सकते हैं और उससे आपको रिलीफ दे सकते हैं। और अगर ऐसा है तो हम बहुत बार उस नस को पहले सुन करके देखते हैं जिसे हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक ब्लॉक। ये एक तरीके का टेम्परेरी टेस्ट है जिसमें हम बहुत छोटी मात्रा में एक सुन करने वाली दवाई को जो पेन का सिग्नल ले जाने वाली नस है उसके पास में डालते हैं, और अगर उसके बाद आपका दर्द सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाए तो ये हमारे लिए एक क्लू है कि हाँ, हमने एक तो वो नस आइडेंटिफाई कर ली जिससे पेन का सिग्नल जा रहा है। दूसरी चीज, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर कि अगर हम उस पर आगे चल के रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट करें तो उससे आपको लाभ मिल सकता है और वो लाभ शायद लंबे समय तक आपको आराम भी दे पाए। तो अब अगला सवाल यह है कि प्रोसीजर के दौरान आखिर होता क्या है। ये तो हमने समझ लिया पीछे की साइंस क्या है, लेकिन हम करते क्या है। बहुत सारे लोग इतना कॉम्प्लेक्स नाम सुन करके ये मान लेते हैं ये तो कोई बहुत बड़ी सर्जरी होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मिनिमली इन्वेजिव डे केयर प्रोसीजर है, यानी कि इसमें कोई कांटा पीटी नहीं है, कोई टांके लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। एंड मोस्ट पीपल विल गो बैक होम द सेम डे आफ्टर द ट्रीटमेंट। हम करते ये हैं कि एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या ऐसी कोई और इमेजिंग मोडालिटी को इस्तेमाल करते हुए एक खास तरह की नीडल को एक सिलेक्टेड टारगेट तक ले जाया जाता है और फिर ट्रीटमेंट की जाती है। लेकिन ट्रीटमेंट करने से पहले हमारे पास दो अहम सवाल होते हैं जिसका हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। और पहला अहम सवाल होता है कि क्या हम सही नस को टारगेट कर रहे हैं, और दूसरा अहम सवाल होता है कि क्या हम इस ट्रीटमेंट को सेफली कर रहे हैं। तो पहले सवाल का जवाब लेने के लिए कि सही नस है या नहीं है, हम उसको थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रिक करंट डाल के स्टिमुलस डाल के स्टिमुलेट करके देखते हैं, और अगर आपको सेंसेशन वहीं फील हो जहाँ पे आपका दर्द हो रहा होता है तो मतलब कि हाँ, हमने सही नस को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो दूसरे सवाल का यानी कि ये ट्रीटमेंट सेफ है या नहीं, ये देखने के लिए हम एक और टेस्टिंग करते हैं जिसे हम बोलते हैं मोटर टेस्टिंग। उसमें हम वही स्टिमुलस दोबारा से डालते हैं और देखते हैं क्या इससे आपकी कोई मांसपेशी मूव करती है, क्या कोई बॉडी का पार्ट स्टिमुलेट होता है, मूवमेंट आती है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐसी नसों से दूर हैं, यानी कि हम सेफ हैं और ये प्रोसीजर हम आगे बढ़ के कर सकते हैं। तो हम प्रिसाइसली आपका टारगेट नर्व को आइडेंटिफाई करके प्रिसाइज ट्रीटमेंट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के मन में और बहुत सारे डर या सवाल होते हैं, तो ऐसे ही कुछ कॉमनली पूछे जाने वाले सवालों के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला सवाल जो मुझसे कॉमनली पूछा जाता है कि जब हम इस नस पे काम कर रहे हैं तो हम रियल प्रॉब्लम को तो हम इग्नोर कर रहे हैं, तो रियल प्रॉब्लम का क्या होगा। जैसे कि हमने घुटने की नस पे काम करा लेकिन रियल प्रॉब्लम तो घुटने की आर्थराइटिस है, तो उसका क्या होगा। क्या हम रियल प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं? नॉट रियली, क्योंकि लंबे समय तक रहने वाले दर्द में या क्रॉनिक
क्रॉनिक कंडीशंस में दो तरह की प्रॉब्लम है। पहली चीज़ द कंडीशन इटसेल्फ, जो कि इस उदाहरण में हो गया घुटने का आर्थराइटिस, और दूसरी चीज़ जो उससे उठने वाला दर्द है। रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिकली उससे उठने वाले दर्द को टारगेट कर रही है ताकि आप बेहतर मूव कर पाएँ, आप बेहतर फंक्शन कर पाएँ और आप अपनी ज़िंदगी को वापस क्लेम कर पाएँ। एक और जुड़ा हुआ सवाल, अगर पेन इंप्रूव हो जाएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा अगर उस घुटने में और खराबी हो गई है तो? रिमेंबर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी की अवेयरनेस को नहीं हटा रही है। उसका गोल सिर्फ ये है कि पेन के जो सिग्नल्स हैं उनको कम करना, पूरी सेंसेशन को एलिमिनेट नहीं किया जा रहा है। तो आपको अपनी बॉडी की जो नॉर्मल अवेयरनेस है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज कि कुछ गलत हो रहा है, वो सब प्रिजर्व्ड रहता है। एक और सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या मेरे को उस हिस्से में सुनपना या कमजोरी आ जाएगी? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोसीजर्स में ऐसा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है। हाउएवर ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंडीशन को ट्रीट कर रहे हैं और कौन सी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और अगर कोई नमनेस या वीकनेस, ऐसी कोई आउटकम का हमें डर है, तो वो आपसे पहले डिस्कस की जाती है और इन बातों को ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट की जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल द एम ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू मैक्सिमाइज योर पेन रिलीफ, लेकिन आपका फंक्शन भी प्रिजर्व करना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर रिस्क ज़्यादा होंगे तो इस ट्रीटमेंट को नहीं किया जाता है। एक और कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल जो कि बहुत अहम भी है कि ये ट्रीटमेंट का असर रहेगा कितनी देर तक? इसका ऑनेस्ट आंसर ये है कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है या वेरी होता है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि नसें जो हैं धीरे धीरे वापस ग्रो करती हैं। हाँ, लेकिन अगर हम अपने मरीजों को सही से सिलेक्ट करें तो इसका जो आराम है वो बहुत महीनों या उससे भी ज़्यादा रह सकता है। अगर हम रिसर्च स्टडीज़ की बात करें तो वो 6 महीने से लेकर 18 महीने तक बताते हैं, लेकिन अगर ये रिलीफ आपको अच्छा मिलता है और इससे आपकी फंक्शनैलिटी बहुत इंप्रूव होती है तो इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि गोल हमारा ये है कि आपके दर्द को जितना से ज़्यादा हो सकता है उसको कम करें और आपकी बॉडी को वापस नॉर्मल की तरफ ले जाएं, ताकि आप नॉर्मली मूव कर पाएँ, नॉर्मली सो पाएँ, आपकी दवाइयाँ कम हो पाएँ, आपका कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड हो पाए और आप एक नॉर्मल लाइफ की तरफ विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ पाएँ। सो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि लिविंग विद क्रॉनिक पेन और लॉन्ग स्टैंडिंग पेन चेंजेस पीपल, एंड ये बहुत बार इतनी स्लोली होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। थोड़ा कम चलना, धीरे धीरे चीज़ों को अवॉइड करना, एक हॉबी छोड़ी, एक हॉलिडे कैंसिल किया, एक एक्सरसाइज रूटीन छोड़ दिया और कुछ समय बाद अपनी बॉडी से ही विश्वास उठने लगता है कि कहीं पे जाकर के क्या प्रॉब्लम हो जाए, इससे अच्छा तो हम घर पे ही बैठते हैं। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग अ परफेक्ट स्पाइन और अ परफेक्ट नी और अ परफेक्ट स्कैन। इट्स अबाउट गिविंग पीपल एन अपॉर्चुनिटी कि वो कम दर्द से जी पाएं, बेहतर सो पाएं और वो हिस्सा जिंदगी का जो उनसे दर्द ने छीन लिया था उसको वो वापस क्लेम कर पाएं। इट्स अबाउट इम्प्रूविंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, and it starts with identifying the right source of pain and doing the right treatment for the right patient. In effect, what we are trying to do is simply create a window where pain becomes quiet enough for life to become louder again. And remember, the procedure starts with the right diagnosis. This is Dr. Amod Munocha, pain specialist from International Pain Center, signing off. Stay connected for more such information.